नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे पीटीएफ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिलेबस के अनुसार जो भी कल डिस्कशन किए हुए थे कि कैसे टॉपिक हम लोगों को करना है कवर, कैसे हम लोगों को टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग करते जाएंगे। तो आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आता है। अब हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट पढ़ेंगे कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट, जिसको हम लोग मापन कहते हैं, मापन है क्या, मापन क्यों जरूरी है। जितने भी भौतिक राशि हैं, जितने भी आपको भौतिक राशि होंगे, जितने भी भौतिक राशि हैं, भौतिक राशि जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इसका इंग्लिश फिजिकल क्वांटिटी, इनके मापन, इनको बताने के लिए ज़रूरी होता है मापन। अगर हम मापन करते हैं तो मापन के अनुसार क्या होगा कि विभिन्न प्रकार का राशि के बारे में अगर जानकारी हमको मिलेगा तो किसके तहत मिलेगा, तो मापन के तहत मिलेगा। अगर हम लोगों को जानकारी चाहिए कि इस भौतिक राशि, जैसे अगर मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई की जानकारी कहाँ से आएगी, तो जब तक हम किसी चीज़ को मापेंगे नहीं तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, जो भी हो। अगर हम लोग मापन करते हैं तो उसके अनुसार हमको क्या मिलेगा, भौतिक राशि की जानकारी मिलेगी। मापन का सिद्धांत करता क्या है, मापन का सिद्धांत मापन के परिमाणों को व्यक्त करता है। मापन का सिद्धांत, मापन का जो सिद्धांत है, मापन का सिद्धांत, मापन का सिद्धांत क्या करता है, मापन का सिद्धांत मापन के परिणाम को व्यक्त करने का काम करता है। मापन के परिणाम, मापन का परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट क्या होगा। जैसे हम किसी चीज़ को अगर मापते हैं, कोई भी भौतिक राशि को, किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपको कोई छोटा सा अगर कोई भी छोटा सा वस्तु ही क्यों ना हो, उसको भी अगर मापते हैं तो उसका जो परिणाम निकलेगा उसको कौन बताता है, तो मापन का सिद्धांत बताता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मापन का ये जो परिणाम आता है तो परिणाम क्या बताएगा। अब परिणाम जो भी है, परिणाम क्या व्यक्त करता है, तो किसी भी मापन के परिणाम को अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसको हम लोग एक संख्या से डिनोट करते हैं, और एक मात्रक होगा जिससे हमको पता चलेगा कि वस्तु का मापन कैसे हुआ है। जैसे अगर हम द्रव्यमान को मापते हैं तो द्रव्यमान को अगर मापते हैं तो किस में मापेंगे, तो केजी में मापेंगे। लंबाई को मापते हैं तो किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो किसी भी मापन के परिणाम को एक संख्या और उससे संबंध किसी मात्रक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यह संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, उस भौतिक राशि को बता सकते हैं कि वो भौतिक राशि है क्या। अब देखते हैं आगे इसमें, अब मापन में आगे हम लोग देखते हैं क्या, मापन के बारे में थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक जानकारी देखें तो ऐतिहासिक जानकारी ऐसे है कि मापन का शुरुआत जो है, ऐसे शुरुआत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है। जैसे अगर हम प्री हिस्टोरिक एरा में जाएं, प्री हिस्टोरिक एरा बोलिए या प्रागैतिहासिक काल बोलिए, प्राग ऐतिहासिक काल बोलिए, प्राग ऐतिहासिक काल बोलिए।
प्रागैतिहासिक काल से ही मानव जो है किसी न किसी रूप में आपको मापन करता ही है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या किन वस्तुओं का यूज करके या किस किस चीज़ों से मापन किया जाता था। तो पहला क्या है, पहला इसमें क्या किया जाता था कि इसमें वृक्ष या कोई भी वस्तु का जो छाया होता था, जैसे अगर दिन में हम किसी चीज़ को दिन में उस समय मानव अगर किसी चीज़ को मापने का कोशिश करता था तो वो किसके मदद से करता था, तो वह वृक्ष के मदद से। वृक्ष या कोई भी किसी भी वस्तु को अगर धूप में रखा जाए तो कोई ना थोड़ा बहुत छाया उसका बनता ही है। तो उसी छाया का इस्तेमाल करके जो है वृक्ष एवं वस्तुएं, कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ वृक्ष का और कोई वस्तु का छाया का इस्तेमाल करके वह अप्रॉक्स वैल्यू निकाला जाता था। समय का अप्रॉक्स जो कहते हैं सन्निकट वैल्यू, सन्निकट मान जो है वो आपको किसके मदद से निकाला जाता था, वृक्ष या कोई भी वस्तु के मदद से। अगर लंबे समय के लिए इसी काल में अगर देखें तो लंबे समय के लिए अगर इन लोगों को अगर लंबा समय का अगर मान निकालना होता था, उसको मापना होता था लंबे समय के लिए, तो उसके लिए ये लोग आपको लूनर साइकिल का इस्तेमाल करते थे, मतलब चंद्र चक्र का। जैसे आप लोग लूनर साइकिल, लूनर इक्लिप्स पढ़े होंगे, चंद्र ग्रहण कैसे कैसे पहले चांद बहुत पूरा दिखता है, फिर धीरे धीरे वो उसका पार्ट जो है कम दिखने लगता है। वही साइकिल जो होता है, उसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं चंद्र चक्र। तो लंबे समय के चक्र को पता लगाने के लिए, क्योंकि छाया का पता उसी समय किया जा सकता है जब धूप हो। धूप के समय छाया जो बनता था ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया जाता था दिन के समय निकालने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको सालों महीनों का अगर समय निकालना हो, 1 माह 2 माह ऐसे, तो उसके लिए चंद्र चक्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके आगे जैसे आज से 5000 साल पहले देखते हैं, जैसे जैसे सभ्यता और विकास हुआ सभ्यता का, वैसे वैसे मापने का भी पैमाना जो है अलग अलग होते गया। मापने का पैमाना अलग अलग, जैसे कभी गज में मापा गया, कभी बाट का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा इतिहास तो नहीं पढ़ेंगे, पहले सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में देखते हैं कि पहले क्या क्या मेजर किया जाता था। गज हो गया, बाट हो गया। जैसे बाट जो है चंद्रगुप्त के समय भी किया जाता था बाट का इस्तेमाल। चंद्रगुप्त के समय एक और मात्रक का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे सबसे छोटी इकाई जो है चंद्रगुप्त के समय, छोटी इकाई चंद्रगुप्त के समय जो मापन था उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु, 1 परमाणु के बराबर होती थी। 1 परमाणु लिया जाता था, 1 परमाणु लिया जाता था। या परमाणु आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे कि हम लोग एटम जानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, उसी को उसका इकाई इस्तेमाल किया जाता था। कब? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस्तेमाल किया जाता था। 5000 साल पहले जैसे आप लोग मोहनजोदारो में देख ले, तो मोहनजोदारो में आपको क्या यूज किया जाता है, तो मोहनजोदारो में आपको अनुपात यूज किया गया कि लंबाई का अनुपात इतना होगा। ईंट जो भी आपको ईंट मिला था मोहनजोदारो से, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे जो भी था 3 डायमेंशनल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो और हाइट हो। यह ईंट का जो है वह क्या था, पूरा का पूरा डायमेंशन था, पूरा का पूरा यह माप था जिसको मोहनजोदारो के समय बताया गया। तो इस तरह से मापन का विकास जो है धीरे धीरे होते गया। और आपको 1875 में एक संस्था गठन हुई जो फ्रांस का ही नाम है, फ्रांस का ही संस्था है एक तरह से। उस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके पहले जस्ट उसके बाद आपको 1875 में एक संस्था गठन हुई जो आपको एक पद्धति लाई जिसको बोलते हैं मीटर। अगले पेज में देखते हैं इसको। 1875 की बात है। 1875 में क्या हुआ कि मीटर समझौता हुआ। मीटर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि उस समय तक जो है, उस समय मीटर को लेकर बहुत विवाद था कि लंबाई का जो भी लंबाई को अगर मापा जाएगा तो वह किस में मापा जाएगा, तो वह मीटर में मापा जाएगा। इस पे लेकर बहुत ज़्यादा विवाद था, सारे देशों में विवाद था। इस विवाद को सुलझाने के लिए फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक और अन्य वैज्ञानिकों ने, फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक
फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक थे और अन्य वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक मिलकर इस नतीजे पे पहुंचे, यह स्वीकार किया कि अब जो है मात्रक जो है, क्योंकि कभी कहीं कहीं आपको फुट में मापा जाता था और फुट जो होता था वो आपको एक तरह से समझिए कि उस समय यह आपको लोगों का माने पैरों का इस्तेमाल किया जाता था ऐसे फुट मापने के लिए। तो बाद में क्या हुआ कि ये मीटर पे इसलिए बवाल हो रहा था क्योंकि सारे लोग अलग अलग जगह अलग अलग मेजरमेंट को आपको इस्तेमाल करते थे, कहीं फुट, कहीं गज, कहीं कुछ भी। जैसे आपको ब्रिटिश काल में अगर चले जाए तो वहाँ पे इंच भी यूज होता था, वहाँ पे भी गज यूज होता था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था कि इसको बनाना था कि सारे देश अगर हम कहीं भी जाएं तो हमको लंबाई अगर किसी चीज़ को लेना हो तो अगर हमको मीटर हमको पता है तो हम मीटर में ही ले, अगर गज पता है तो गज में ही ले। तो सबको माने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बनाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे और फिजिकल शारीरिक मेजरमेंट ना होकर यह क्या हो, कहीं ना कहीं नेचुरल फेनोमेनन से रिलेटेड हो। नेचुरल फेनोमेनन कहने का मतलब है प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड होना चाहिए जो भी मेजरमेंट होना चाहिए। तो वही मेजरमेंट को आपको क्या करने के लिए, यही सुलझाने के लिए एक ब्यूरो का गठन किया गया जिसको हम लोग BIPM से के नाम से जानते हैं। और BIPM का अगर फुल फॉर्म बोले तो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, इसको 1 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं BIPM को, हाँ इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल पॉल्स एट मेजर। यह एक फ्रांसीसी नाम है, फ्रांसीसी नाम है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं BIPM। इंटरनेशनल पॉल्स एट मेजर। यह ऐसा संस्था है, यह ऐसे पेरिस में है, आज भी यह पेरिस में है, पेरिस में स्थापित है। आज भी यह आपको कहाँ पे है, पेरिस में है। ये जो संस्था है यह क्या करता है, मानकों को तैयार करता है, मानकों का परीक्षण करता है और मानकों को बताता है कि किसका यूनिट क्या होगा। यह आपको कौन डिसाइड करता है, तो यह आपको उस समय भी डिसाइड करता था, ये आज भी यह करता है, जो पेरिस में अभी भी है। लगभग समझिए ऐसे भारत में जो है यह पैमाना कैसे तैयार किया, पहले मीटर का बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मीटर के बारे में। तो यह तैयार कैसे किया, तो 2 रॉड लिए हुए थे ये लोग, एक इरिडियम के रॉड लिए हुए थे, इरिडियम का छड़ और प्लेटिनम का छड़, प्लेटिनम का छड़, इरिडियम का छड़ और प्लेटिनम का छड़। यह दोनों छड़ के जो है, ये दोनों के स्तंभ पे, जैसे मान लीजिए ये 2 छड़ हो गए, इन दोनों के ऊपरी हिस्से पे कुछ खुदाई किया गया, मैंने ऐसे बनाकर, खुदाई तो नहीं कहेंगे, इस पे कुछ बनाकर, और इसके बीच जो 2 समानांतर पतला जो ये किया गया, बोल सकते हैं कि 2 समानांतर रेखा बोल सकते हैं, ये ड्रॉ किया गया। और इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस जो था वही क्या किया गया, मीटर बताया गया। और इस तरह से आपको मीटर समझौता सारे देश करते गए, और जिनको जो भी देश मीटर समझौते पे हस्ताक्षर करते थे उनको यह इरिडियम और प्लेटिनम के छड़ों का जो पहली बार प्रयोग किया गया था मीटर को लंबाई के मानक को निकालने के लिए, वह उनको दिया जाता था। भारत को लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत को आपको क्या मिला, यह आपको मीटर समझौते पे हस्ताक्षर किया और उनको भी यह आपको दिया गया। इस तरह से मापन का विकास हुआ, और आज हम लोग जो भी मापन करते हैं वह SI सिस्टम, यह कहाँ से आया है, कब आया है, तो यह SI सिस्टम जो है आपको, SI सिस्टम कहाँ से आया, तो यह आपको कब आया, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद आया, फ्रांसीसी क्रांति के बाद आया। और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो यह BIPM को ही जाता है।
जिसके तहत हम लोग आज भौतिक राशि, बहुत सारे भौतिक राशि का मापन कर पाते हैं। जैसे आपको लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यह सब मापन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपको BIPM जो है वही SI सिस्टम लाए हुए हैं। SI सिस्टम ऐसे ही, इसका फुल फॉर्म भी आपको, यह फ्रांसीसी वर्ड ही है पूरा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन बेसिकली इसका नाम क्या है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट है, ऐसे है। क्योंकि यह एक फ्रेंच वर्ड से ही लिया गया, फ्रेंच में ही यह आपको इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक भी थे इसमें, इस वजह से उसी के नाम पे यह रखा गया है। तो SI सिस्टम जैसा है कि हम लोग SI सिस्टम में ही आज जितने भी मेजरमेंट है वो हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यह SI सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग अब कि कितने क्वांटिटी हैं, कौन कौन क्वांटिटी हैं। SI सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, SI सिस्टम में, जैसे SI सिस्टम में हम लोग पढ़ना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल राशि, मूल राशि कितने हैं? तो लगभग 7 है। फंडामेंटल, इसको बेसिक यूनिट या बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेसिक क्वांटिटी कहने का मतलब है कि जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत हुआ हो, मतलब इसको और डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मीटर लेते हैं तो मीटर को और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि यह किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है। फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि वह ऐसा चीज़ जिस पे बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है, वह किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता है। ये हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ेंगे। अब हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। यह तो हो गया थोड़ा बहुत इतिहास इसके बारे में। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ से हम लोग भौतिक राशि पढ़ेंगे कि भौतिक राशि है क्या, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, भौतिक राशि है क्या। भौतिक राशि कहते क्या है, कहते किसको है? सॉरी, भौतिक राशि जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके। ऐसे इसका इंग्लिश भी अगर लिखेंगे तो क्वांटिटी which can be measured, क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वह क्या होता है? भौतिक राशि होता है, या फिजिकल क्वांटिटी उसको ही हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक राशि को ऐसे 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो होता है दिशा और परिमाण के अनुसार, दिशा और परिमाण। परिमाण किसको बोलते हैं? तो यह हो गया मैग्नीट्यूड, और यह हो गया डायरेक्शन। दूसरा अगर हम लोग को बांटना हो तो दूसरा हम किस पे बांट सकते हैं? तो दूसरा हम लोग मापन पे बांट सकते हैं, मेजरमेंट के मात्रक के अनुसार, मापन के आधार पे। ऐसे मापन के आधार पे लिख देते हैं उसको, मापन के आधार पे, आधार पर इसको बांटेंगे दो यूनिट में।
या एक तरह से यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट यहीं पे हो जाएगा, मापन मात्रक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, तो पहला होगा मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक किसको बोलते हैं, जिस मात्रक में मूल राशि को हम लोग डिनोट कर सके, मूल राशि को डिनोट कर सकते हैं, उसी को हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसको अगर बांटना हो हमको दो पे बांट सकते हैं। एक जो होगा दिशा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों जरूरत हो, दिशा और परिमाण, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है जैसे दिशा परिमाण वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, तो जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको स्केलर बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब होता है अदिश, और इसका मतलब होता है सदिश। अब आते हैं इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दिशा, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा होगा उसी को हम लोग सदिश बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वेक्टर बोलते हैं। सदिश, जिसमें दिशा की जरूरत होती है उसको सदिश राशि बोलेंगे। परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा वह सदिश राशि होगा। जिसमें परिमाण सिर्फ परिमाण हो, अगर सिर्फ परिमाण देखा जाए तो वह अदिश होगा। अब इसको कई उदाहरण लेते हैं। अदिश क्या होगा, अदिश कहने का मतलब है जिसमें दिशा नहीं हो, और परिमाण होगा। जिसमें परिमाण होगा दिशा नहीं होगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा वह सदिश, जिसमें परिमाण सिर्फ होगा वह अदिश। जैसे अगर हमको मापना हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर लंबाई मापना है, तो लंबाई के लिए कोई दिशा आवश्यक है या नहीं है, लंबाई के लिए कोई दिशा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सबसे पहले तो यहाँ पे परिमाण अगर हम लोग लिखते हैं कि 4 मीटर अगर लिखते हैं 4 मीटर, तो 4 मीटर ये नहीं लिख सकते हैं कि 4 मीटर ईस्ट माप रहे हैं, 4 मीटर वेस्ट माप रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग केजी लेते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 4 केजी ईस्ट डायरेक्शन में हमको दूध दे दीजिए, 4 केजी, ऐसे कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, इसका परिमाण इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें दिशा का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी अगर चला रहे हैं, तो देखेंगे क्या कि एक वेग होता है जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होता है, ऐसे ये सब हम लोग गति चैप्टर में मोशन जो होगा उसमें हम लोग इसको डिटेल करेंगे अच्छे से। बस यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यह हम लोग सदिश राशि किसको बोलेंगे और अदिश राशि किसको बोलेंगे, उसका एग्जाम्पल ऐसे देख रहे हैं। वेग क्या है, वेलोसिटी। अगर हम
बाइक चला कर जा रहे हैं, तो हम सडनली अगर एक्सलेट करते हैं, सडनली एक्सलेट अगर किसी चीज़ बाइक को अगर होता है ना एक्सलेटर, उसमें होता है एक्सलेटर को जैसे हम लोग मूव किए, वह क्या हुआ, एक्सलेट कर गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कर गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया, यह होता है आपको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए एक सिंपल क्या है, डायरेक्शन आपको ज़रूरत होता है। तो मेनली क्या है कि यहाँ पे आपको बिना डायरेक्शन के अगर हमको लिखना भी होगा तो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लिखना होगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे नहीं अगर डिनोट करेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, या स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी की जगह स्पीड भी हो सकता है, क्योंकि स्पीड क्या है, वह आपको स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेट अगर हम कर रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहे हैं तो एक मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एक सिंपल सा अगर डिस्प्लेसमेंट हम बताएं आपको, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो यह आपको डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर बी से सी गए, बी से अगर सी गए तो यह ए बी और बी सी यह दोनों तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ पे मिला दें तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखेगा कि ये एसी जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, और यही डायरेक्शन जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो वेलोसिटी होता है वह कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि अचानक से कोई चीज़ एक्सेलरेट करना, अचानक से स्पीड बढ़ा देना, वही क्या कहलाता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अचानक स्पीड का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिशा को दिखाना जरूरी है। जबकि यहाँ पे हम लोग को अगर कुछ चीज़ खरीदना होगा केजी में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको पूरा दिशा में जाकर हमको कोई चीज़ खरीदना है, तो यहाँ पे आपको यह क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। यह तो हम लोग देख लिए इतना। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे जो मापन है उसको हम लोग मापन में देखेंगे कि मापन के आधार पर कितना भागों में बांटा गया है, कैसे, जैसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट है और डेराइव्ड यूनिट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।